द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब है जिसका हमने विरोध किया है, कोई ऐसा प्रिंसिपल यानी नियम जिसका हमने उल्लंघन किया है, उल्लंघन। ठीक है, हमने किस रूल का वायलेशन किया है? कह रहा है कि जो ऑनर है, ऑनर अलग है और उसने अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के खर्चों को बिजनेस में मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर, एंटिटी। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें माना जाता है ऑनर अलग है और आपकी बिजनेस अलग है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं मिला सकते। ठीक है, यही आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन यहाँ आपने वायलेशन कर दिया है तो इसी कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। फुल डिस्क्लोजर में ये होता जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि संभावनाएं जो दायित्व हैं आपके फ्यूचर में होने वाले हैं उनको भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे यानी दिखाओगे। प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर के प्रॉफिट है ना उनको आप नहीं लोगे। ठीक है, नोट पॉसिबल प्रॉफिट। ठीक है, नॉट कंसीडर द पॉसिबल प्रॉफिट बट कंसीडर ऑल लॉसेस, लॉसेस को आप लोगे। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपने कोई एसेट्स परचेज की है तो उसे किस पे दिखाओगे? जितने प्राइस पे आपने एक्वायर की है। एक्वायर का मतलब कि जितने पे आपने वो एसेट्स खरीदी है। ठीक है, एसेट्स का परचेज प्राइस। ठीक है, प्लस उसमें अगर कोई इंस्टॉलेशन वेजेस चार्जेस है, ठीक है, तो उन्हें भी आप ऐड कर दोगे अगर। ठीक है, तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटिटी कॉन्सेप्ट। राइट आंसर है एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन होता है? ऑनर। ऑनर मतलब मालिक जो बिजनेस में पैसे लगाता है। ठीक है, ये ऑनर है और ये आपका बिजनेस है। तो बिजनेस में जो भी वो कुछ भी लगाएगा, ठीक है, उसे आप क्रेडिटर मान लोगे। तो ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट चीज होती है। ठीक है, सेपरेट है। तो अगर ये कुछ भी लगाएगा, कैश लगाएगा, तो उसे आप कैपिटल मान लेते हो और कैपिटल लायबिलिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड? तो राइट आंसर है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर इज द सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, गोइंग कंसर्न तो आपका ये कहता है कि बिजनेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो जहां भी आप कंटिन्यूअस वर्ड देखोगे गोइंग कंसर्न। कॉस्ट का आप एसेट प्राइस को, ठीक है, जितने पैसे खरीद के लाए हो। अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे। फिलहाल इसमें राइट आंसर आपका क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, ओमिशन ऑफ पैसे। पैसे के बारे में ओमिशन मतलब उन्हें भूलना एक तरह से। ठीक है, एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। राउंड फिगर क्या होता है? जैसे कि 7799। ठीक है, तो आप इसे 800 दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर आपका 10 पैसे, 800 रुपए और 10 पैसे हैं आपके पास। ठीक है, तो आप इसे राउंड फिगर मतलब 800 रुपए दिखा दोगे। ठीक है, तो ये राउंड फिगर होता है। तो कह रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप राउंड फिगर करते हो? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मेटरिटी कन्वेंशन, मेटरिटी कन्वेंशन या मेजर मनी मेजर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आप यहाँ जब भी बात पैसों की आएगी, छोटे मोटे पैसों को अगर आप इग्नोर कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट को, तो ये मेटरिटी कन्वेंशन कहलाता। ठीक है, कंसिस्टेंसी से तो आप ऐसे याद रखना कि जहां भी एसएलएम यानी डेप्रिसिएशन के मेथड की बात है, डेप्रिसिएशन के मेथड की, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ये कीवर्ड्स हैं आपके जिनसे आप पहचान। मनी मेजर यानी अमाउंट को आप जहां मनी में यानी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। और कंसिस्टेंसी मैंने बता दिया जहां डेप्रिसिएशन की बात हो। कंजर्वेटिज्म में दो चीजें कि एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट है, ठीक है, उनको आप नहीं लोगे और लॉसेस को आप कंसीडर करोगे। दो बातें आती हैं इसमें। ठीक है, लॉसेस को आप कंसीडर करोगे। दूसरी बात क्या आती है कि जो आपका स्टॉक का प्राइस है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है उसका प्राइस आप किस पे लोगे? या तो इसकी कॉस्ट वैल्यू या फिर उसकी मार्केट प्राइस या रियलाइजेशन वैल्यू जो भी कम हो, विच इज लेस। ठीक है, तो यहाँ अभी आपकी
ओमिशन की बात हुई है पैसों से रिलेटेड, तो मेटर्निटी कन्वेंशन। एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को छोड़ के मे बी वैल्यूड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IND का यहाँ पे इंडियन है, ठीक है, और AS का मतलब है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो बनाए हुए हैं ICAI ने, ठीक है, 1977 से। 32 है टोटल, एक हटा दिया है तो 31 है, आठवां हटा दिया है। अब ये कह रहा है कि इसमें एसेट्स में किस वैल्यू पे दिखाते हैं, सिक्योरिटीज को छोड़ के, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू, या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट्स अगर आप उसमें से सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करें, मतलब छोड़ के, तो उसे आप फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, फेयर वैल्यू, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू। हिस्टोरिकल प्राइस, जो आपने पास्ट में पहली बार जिस एसेट्स को खरीदा, ठीक है, बोथ मतलब हिस्टोरिकल फेयर ये नहीं होगा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का आपको हमेशा याद रखना है डेप्रिसिएशन के साथ, ठीक है। SLM मेथड या WDV मेथड, जो एक साल लगा दिया अगले साल भी वही फॉलो कर रहे हो, ये कीवर्ड है जिससे आप आंसर पहचान लोगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड, एक बार जो आपने पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग की यूज की है, शुड बी कंसिस्टेंसी, वही आप फॉलो करोगे। बी कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिस अडॉप्टेड, जो अडॉप्ट की है मे बी चेंज, या उन्हें चेंज कर दोगे एज पर मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। या सी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड, एक बार जो अडॉप्ट कर ली कांट बी चेंज, उन्हें बदलोगे नहीं अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी हालत में, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर अब क्या होगा, मैंने बताया कंसिस्टेंसी वो होती है जो आपने एक साल डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया, अगले साल भी वही लगाया, SLM लगाया तो दूसरे साल भी वही लगाओगे, ठीक है। जिस मेथड से आपने 2022 में लगाया था डेप्रिसिएशन, उसी से आप 23 में लगा रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा कि जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिस है, एक बार जो अडॉप्ट कर ली आप उन्हीं को फॉलो करोगे, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप स्टूडेंट की बात करूं, तो जिस मेथड से आपने 11th में टॉप किया है, ठीक है, उसी मेथड से अगर आप 12th में प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी, लगातार उसी चीज को यूज करना। तो कंसिस्टेंसी ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, आपको एक ऑप्शन को चूज करना अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बी देखिए, ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, बिजनेस में और उसके ओनर की रिकॉर्डेड ही नहीं होती ट्रांजेक्शन्स, या ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसीडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटिटी, बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को दोनों को एक ही मान लिया जाता है। या ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या जो ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस में, जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं और ओनर की, उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहां भी आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट दिखाई दे, आप बस यही सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस बिजनेस अलग है और ओनर के द्वारा ली हुई चीज को वो लायबिलिटी कंसीडर करता है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वेजेस, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो पहले तो समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या। अगर आपसे कोई एक्सपेंडिचर पूछे तो वो दो टाइप्स के होते हैं, पहले तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड होते हैं, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो उसी साल में अकाउंटिंग ईयर में आप कोई भी खर्चा करते हो, उन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो। लेकिन अगर बिजनेस को पहले अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, उन खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। या कोई फिक्स असेट्स खरीद के लाए, उनमें पैसा लगा दे, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। या लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो खर्चा किया है, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसे भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। या बिग अमाउंट कहीं आपको दिखे, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, बिग अमाउंट दिखे, बिग अमाउंट में जैसे कि बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लाए, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वेजिस, वेजिस क्या होती है, मजदूरी देना, मजदूरी तो आप दिन दिन रात देते ही रहते हो, काम कराओगे तो 24 घंटे में आप जितनी भी लेबर लगा रखी है आपने दोगे, तो ये आपकी ऑपरेटिंग यानी रेवेन्यू में आ गई। आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाई तो उसके साथ आप वेजेस को क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हो, या रिपेयर करा रहे हो, रिपेयर तो छोटी मोटी होती ही रहती है तो ये तो रेवेन्यू में चली जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये आपके डेफर्ड में होते हैं, एक बार यूज कर लिए जाते हैं तो कई साल तक इन्हें आप यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन यहाँ होती है कि जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो बिल्डिंग का खर्चा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन पूछ रहा है क्या उसमें अगर वेजेस दी है, बिल्डिंग अगर बन रही है तो जो वेजेस दी है क्या वो भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। ठीक है, तो जब पहली बार कोई आप असेट्स परचेज करोगे या बिल्डिंग बनाओगे, फर्स्ट टाइम अगर आप एसेट्स कोई भी एसेट्स यूज करोगे या परचेज करोगे, उसके साथ वेजेस लगाओगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाओगे। ठीक है, पहली बार कोई भी चीज खरीदते हो और उसे यूज करने के कंडीशन में लाने के लिए किए गए खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इससे आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। प्राइमरी क्वालिटी क्या है जिससे कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। रिलेवेंस एंड फ्रीडम फॉर बाइस, रिलेवेंस होती है बिजनेस से जुड़ी हुई है, और फ्रीडम फ्रॉम बाइस माने जिसमें कोई गलती ना हो, यानी जिसमें कोई भी एरर ना हो, नो एरर। ठीक है, या पक्षपात नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, रिलायबल हो यानी जो फैक्ट पे बेस हो, हकीकत पे, ठीक है, सच्ची घटनाओं, सच्ची जो ट्रांजेक्शन है आपकी, और कंपैरिजन, ठीक है, जिसकी आप तुलना कर सको। दूसरा कह रहा है कंपेरेटिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, कंपेयर तुलना हो और कंसिस्टेंसी निरंतरता हो। ठीक है, जिस चीज को आप एक बार यूज करते हो वही आपकी निरंतरता बनी रहे। तो प्राइमरी प्राइमरी मतलब पहली क्वालिटी पूछ रहा है, तो पहली क्वालिटी ये होती है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो रिलायबिलिटी यानी फैक्ट पे रिलेटेड हो, फैक्ट है तो फ्रीडम फ्रॉम बाइस अपने आप ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, एंड कंपेरेटिबिलिटी, कंपेरेटिबल होनी चाहिए ताकि तुलना कर सके हम कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है, रिलेवेंस और फ्रीडम फ्रॉम ये रिलायबिलिटी में आ जाएगा और कंपेरेटिबिलिटी। ठीक है, एवरीथिंग अ फर्म ऑन्स, फर्म के पास जो भी है या फर्म जिसकी मालिक है, इट ऑल्सो ऑन्स आउट टू समबडी, और जो बाहर से लिया हुआ है, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट, तो ये कोइंसिडेंस किस में एक्सप्लेन किया जाता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, ड्यूअल एक्सपेंस। तो कॉस्ट का तो आपको पता है कि जहां एसेट्स का कोई प्राइस हो, ठीक है, खरीदी हो, ऐसी तो कोई यहाँ बात ही नहीं है। प्रूडेंस का भी आपको पता है, प्रॉफिट के जो फ्यूचर का प्रॉफिट है उसकी बात होगी। ठीक है, उसको नहीं लेंगे और लॉसेस को लेंगे। ठीक है, या फिर दूसरी चीज आपको क्लोजिंग स्टॉक की बात होनी चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक को या तो मार्केट प्राइस या फिर उसका कॉस्ट प्राइस जो भी कम है उस पर लेंगे। कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, कोई भी मेथड लगा रहे। बचा क्या, ड्यूअल एक्सपेक्ट, ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या कहता है कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं जिनके आप मालिक हो, यहाँ वर्ड आया हुआ है ऑन्स, ठीक है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब जो किसी बाहर से आपने बोरो की है, जिनका कोई और मालिक है, ये रसम बढ़िया है, प्लस कैपिटल जो बिजनेस में ओनर ने लगाई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी वो आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होंगी। अगर कोई मशीन आपने 5 लाख की लगाई है, ठीक है, तो 3 लाख की आपने किसी से उधार लिया होगा पैसा, या फिर 2 लाख का आपने खुद लगाया होगा। इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हो। तो डी आपका राइट आंसर हो जाए। अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट, कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट पे, विदाउट कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस, जहां पे मार्केट प्राइस वेदर लो और हाई उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, जितने की आपने कॉस्ट पे एसेट्स खरीदी थी, सपोज कीजिए 2000 में आप एक एसेट्स 5 लाख की लाए थे, ठीक है, और 2023 में उसका प्राइस 6 लाख हो गया, चाहे प्राइस बढ़े, और 2022 में उसका प्राइस 5.5 लाख था, ठीक है, बढ़े, या 2024 में उसका घटे 4 लाख रह जाए, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उसे 5 लाख की जितने की लाए थे ना उतने पे ही फिक्स रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी कॉस्ट पे शो कर रहे हो। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री। तो देखिए, जितने पे आप लाए थे यानी हिस्ट्री का प्राइस, ठीक है, हिस्ट्री का प्राइस आपका क्या कह रहा है कि आप जो 2 लाख की लाए थे उतने पे ही आप इसे दिखाना चाह रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहलाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। प्रूडेंस में तो
पॉसिबल लॉस और एक्सपेंस की बात होती है। रेवेन्यू में आप किसी इनकम की ऑपरेटिंग की बात करते हो। मैचिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके कीवर्ड होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे शो नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड आर डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। जो एसेट्स हैं आपकी वो रिकॉर्ड की जाएंगी जितने पे आप लाए और उसमें से जितने आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया। या एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू एट द ईयर एंडेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। या एसेट्स उस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे शो की जाएंगी, ठीक है, या फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट। ये असेट्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाएंगी बुक्स में, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मार्केट वैल्यू में से, क्या नन ऑफ दी। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टाइम या इनडेफिनेट टाइम, निश्चित नहीं है, कुछ भी बिजनेस चलता जाएगा इनडेफिनेट टाइम तक, ठीक है। तो जब भी आप एसेट्स को लाओगे तो आप मान के चलोगे कि इंडेफिनेट टाइम तक ये जो एसेट्स हैं, बिजनेस तो चलता रहेगा लेकिन एसेट्स की एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। यानी एसेट 10 साल ही चलेगी या 15 साल चलेगी, जिसमें से आप जितनी उसकी डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, जितनी उसकी लाइफ है, जैसे 10 साल लाइफ है तो 10 साल का आप डेप्रिसिएशन लगा देते हो, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगी। असेट्स रिकॉर्ड की जाती है कॉस्ट प्राइस, या फिर उसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसका उसमें घटा दो, ठीक है। Under which accounting principle quality of manpower is not recorded in the books of account? कि क्वालिटी मैन पावर की, मैन पावर क्या होती है? आपकी लेबर, ठीक है। लेबर में आपके एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, मैनेजर भी आ जाएगा, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे हैं, बेईमान हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, अच्छा काम करते हैं, इन सब चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड, इन्हें कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड, या मनी मेजरमेंट। तो गोइंग कंसर्न तो इंडेफिनिट टाइम के बारे में बताता है, अकाउंटिंग एंटिटी आपके बिजनेस के ओनर और बिजनेस को अलग बताता है, अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये कीवर्ड्स हैं जिनसे आप आंसर पहचान सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बचा क्या? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट ये कहता है कि जो चीज आपकी मनी में कन्वर्ट है उन्हीं को आप लोगे। यहाँ देखो क्वालिटी है, क्वालिटी मनी में नहीं है तो आप नहीं ले रहे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। IFRS, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंशियल, R फॉर रिपोर्टिंग, S फॉर सिस्टम। 1 नंबर तो आपको फुल फॉर्म का मिलता है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, जो आपके इंडियन अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो 32 थे, ठीक है, 1977 में आईसीए के द्वारा पब्लिश किए गए थे। तो इनके अकॉर्डिंग, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग IFRS जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, वो क्या है? रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पार्सली रूल बेस्ड, या पार्सली, पार्सली होगा आधा, हाफ, ठीक है, या पार्सली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये आपके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है ना, जो आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैसे इन लोग को फॉलो किया जाता है, तो इन प्रिंसिपल के बेस पे है। इससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के तो वर्ल्ड की बात है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता, ठीक है, जहां भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे इन्हीं रूल्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं, जिससे कि सभी के अकाउंट सेम दिखे, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, जितने का आप क्लोजिंग कॉस्ट लाए हो उस पे, या मार्केट प्राइस जो है, दोनों में से जो भी कम है दिखाते हो। विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हियर? मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको कैपिटल इनकम, ठीक है, और एक्सपेंडिचर की बात दिखेगी, या फिर रेवेन्यू वर्ड दिखेगा। रेवेन्यू इनकम है तो उसमें से एक्सपेंडिचर घटाओगे, ठीक है। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में आपको सेल्स से आप याद रखोगे, सेल्स प्राइस की बात होगी। प्रूडेंस में आपको एंटिसिपेटेड दिखेगा, एंटिसिपेट प्रॉफिट, ठीक है, एंड कंसीडर लॉसेस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? कॉस्ट में आपकी एसेट्स प्राइस दिखेंगी, हाँ। प्रूडेंस में आपकी दो बातें दिखेंगी, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, दूसरा इसमें आप दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, कि क्लोजिंग जो स्टॉक है उसकी वैल्यू या तो कम है, ठीक है, कम वैल्यू लोगे, या तो कॉस्ट वैल्यू से कंपैरिजन करोगे या मार्केट वैल्यू से, कहीं कहीं मार्केट की जगह रियलाइजेशन वैल्यू जितने में आपने बेचा है या वसूल हुआ है, ठीक है, उसमें से कम है। तो ये प्रूडेंस है, सी सी राइट आंसर हो जाएगा। Salary to manager will be recorded in the books of accounting, but appointment of manager is not recorded due to मैनेजर को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो मनी में कन्वर्ट है, ठीक है, कितना दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, तो ये मनी में कन्वर्ट है, इसको तो आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन उसको कब अपॉइंटमेंट देनी है, 15 जनवरी से वो अपॉइंट करेगा, तो ये सब आप रिकॉर्ड नहीं करते। कौन सा काम करते हैं? फिर डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस एंटिटी मनी मेजरमेंट। तो देखिए, मनी मेजरमेंट है, जिस चीज को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसे आप कहाँ दिखा देते हो, ठीक है, जिसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उसी को लोगे, क्वालिटी को नहीं लोगे। फुल डिस्क्लोजर में कंटीजेंट वर्ड याद रखने हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी जहां आएगी वही अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड याद रखना। बिजनेस एंटिटी में ओनर की बात आएगी और बिजनेस की दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है, ये तो डी आंसर राइट है। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन, रिलायबिलिटी होती है कि एक तरह से शुद्धता, यानी कि फैक्ट बेस, कि जो भी आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल फैक्ट पे है। तो ये किस पे है? वेरीफेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेटिव। तो ये वेरीफाई, ठीक है, जो वेरीफाई आपने किया है। वेरीफाई कहाँ से करते हो? जो एविडेंस होता है, एविडेंस को आप क्या बोलते हो? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हो, ठीक है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप उन्हें वाउचर भी बोलते हो, ठीक है। जितने के आपके पास बिल हैं उसके बेस पे ही आप ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हो कि एक्चुअल में ये हुई है या नहीं, तो वेरीफेबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायर्ड एंड, जितने में आप उन्हें खरीद के लाए हो उस पे दिखाओगे। असेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटेड द मार्केट एट द टाइम ऑफ परचेज, या मार्केट प्राइस पे दिखाओगे, ठीक है, जो आपने अंदाजा लगाया था, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाया था खरीदते वक्त। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की तुलना करके उसमें से जो कम है वहां दिखाओगे, ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने की आपने खरीदी है, आपकी जेब से पैसा गया है, उस पे दिखाओगे। तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग देम, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो एसेट्स हैं, कॉस्ट कहता है कि जितने में आप लाए हो एसेट्स, सपोज कीजिए 5 लाख में आपने मशीनरी ली, कोई मशीनरी लाए, ठीक है, 50,000 से इंस्टॉलेशन पे दिया आपने, इंस्टॉलेशन, और 5,000 वेजेस दी, तो ये मशीन जो होगी 5,55,000 की हो गई। तो एक्वायरिंग मतलब जितने में आपको ये पड़ी उसी प्राइस पे आप दिखाओगे, यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपके यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता तो लोअर प्राइस मार्केट और ये कॉस्ट होता, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता, और ठीक है, और ये किस में आता? प्रूडेंस, ये आपका कीवर्ड होता, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 की है, बेची है प्रॉफिट पे 20%, जरा 20,000 का 20% निकाल लें, 4,000, यानी कोई 20,000 की चीज है और 4,000 प्रॉफिट पे बेची, तो अब वो 24,000 की बिकेगी ऑन कॉस्ट, ठीक है। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड 10%, और इस पे 24,000 पे 10% डिस्काउंट निकाल के ट्रेड पर डिस्काउंट दिया है, ठीक है, यानी 2400, 21,600 आपके पास प्राइस बचा, और कह रहा कैश डिस्काउंट फिर 10% दे दिया, इस पे फिर से 10% निकाल लो, यानी 2160, 11 और यहाँ 11 में से दोगे 9, तो 19,440 पे कह रहा है कि हमें हाफ पैसा मिला है, ठीक है, हाफ ही पैसा मिला है, क्योंकि हमें रिसीव हाफ ही हुआ, तो 2 से डिवाइड कर दो, 9 पे जाएगा, फिर 720, तो ये आपका पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू द, जब आप परचेज रिटर्न करते हो, ठीक है, तो परचेज रिटर्न जब बुक बनाओगे तो वो कहाँ पोस्टेड होगी? तो परचेज रिटर्न, परचेज आप हमेशा क्या करते हो?
डेबिट करते हो, जब भी माल खरीदोगे एक्सपेंस है। तो अगर आप परचेज रिटर्न करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी परचेज को डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप परचेज रिटर्न की बुक बनाओगे तो उसके क्रेडिट साइड में आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, बाय करके। तो ऑप्शन देख लीजिए, डेबिट ऑफ द परचेज, क्रेडिट ऑफ द परचेज, डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न या क्रेडिट साइड ऑफ परचेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। नेक्स्ट देखिए, अनिल द पेटी कैशियर ऑफ एबोनी। एबोनी में एक अनिल पेटी कैशियर है। हैज एन इम्प्रेस्ड मतलब उसको 5,000 उसके हाथ में कैश दे रखा है। आउट ऑफ विच ही पेज फॉर पेटी एक्सपेंस, जिसमें से छोटे मोटे खर्चे करेगा। ही सबमिटेड द डिटेल ऑफ पेमेंट, वो जितने भी खर्चे करेगा एवरी 15 डेज में, विच इज रिएम्बर्स टू हिम, उसको वापस दे दिए जाएंगे। ही सबमिटेड द डिटेल 15 डेज, उसने 15 दिन की डिटेल दी, दैट एंडेड ऑफ द 15 अप्रैल, ठीक है, 2012 में 4,900, कितना पैसा खर्च हो गया। ही हैज विद हिम अनपेड एक्सपेंसेस वाउचर अमाउंटेड 2,200 उसके पास अभी भी अनपेड अमाउंट बचा हुआ है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड टू हिम। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, उसने खर्चा कितना किया था, 4,900 का, ठीक है, और इतना ही उसे रियम्बर्स दिया जाएगा। हाउ मच शुड बी पेड टू हिम, तो इतना ही दिया जाएगा, ठीक है। ये 2,200 तो से बैलेंस बच रहा है ना, 2,200 तो बैलेंस बच रहा है, 5,000 तो उसे दिए थे खर्च करने के लिए, हो ही नहीं सकता, ठीक है, दोनों को थोड़ी जोड़ोगे, जो खर्चा हो गया वही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनिल परचेज 1,000 एड जेल रोलर पेन। एड जेल रोलर पेन 1,000 रुपए का 50 रुपए का एक है, ठीक है, 1,000 पेन है और 50 रुपए का ईच है, तो प्राइस कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 50,000 और 20% कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट, 20% इस पर ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो, कितना आ जाएगा 10,000। 50,000 प्राइस था, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 का आपका कॉस्ट बची। 3% ट्रेड कैश डिस्काउंट दे रहा है। इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज में अगर वो पेमेंट करता है तो 3% कैश दिया जाएगा। अनिल पेड 10,000, उसने सिर्फ 10,000 दिए विद इन 30 डेज, पूरे 30,000 पेमेंट नहीं दी है। एंड बैलेंस ऑफ आफ्टर 30 डेज पीरियड, और बैलेंस देगा वो 30 दिन के बाद। परचेज अनिल विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिट रिस्पेक्टेड, ठीक है। अब अनिल दे ही नहीं रहा है, वो सिर्फ 3% कैश डिस्काउंट जब होता है, जब वो 30 दिन के अंदर सारा पैसा लौटा देगा। अब वो पैसा नहीं वापस कर रहा, सिर्फ 10,000 दे रहा, तो नील डिस्काउंट आ जाएगा। आपसे डिस्काउंट पूछ रहा नील, और ये आपका 40,000 इसका प्राइस हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड ये हमारे की या किसी भी कॉम्पिटेटिव पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। और हेल्प के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। क्रैश कोर्स लेना है या डाउट क्लासेस लेनी है, जूम मीटिंग के थ्रू मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ज्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।